पापा, पापा शब्द सुनकर रितेश के पैर ठिठक गए। मुस्कुराकर रितेश रिया को गोद में उठाकर प्यार करने लगा और रिया से खेलने लगा। रिया ने फिर से पापा कहा। रितेश पूरे दिन की थकान भूल गया और रिया के साथ खेलने लगा और रितेश की गोद में रिया किलकारी मारकर हंसने लगी। रिया 1 वर्ष की चुलबुली लड़की थी। बोलना अभी आरंभ ही किया है। 2-4 शब्द ही बोलती है। आज पहली बार पापा बोला है। बैठक में रिया की माँ अनुपमा यादों में खो गई। रिया के पापा बोलने और रितेश को पापा समझने पर वो क्या प्रतिक्रिया दे, क्या सोचे और क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसकी आंखें छलक गईं। दुपट्टे से आंखों को ढककर अंदर कमरे में चली गई और भभक कर रोने लगी। अनुपमा बिस्तर पर धम्म से गिर गई। मालूम नहीं कब तक तकिए भिगोती रही। रात हो चुकी थी। अंधेरे को दूर करने की कोई दिलचस्पी नहीं थी अनुपमा में। रिया के पापा शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। रिया 1 घंटे तक रितेश के साथ खेलती रही। फिर उसे भूख लगी और रितेश की गोद से नीचे उतर भागी। रिया की दादी रिया के पीछे अनुपमा के कमरे में गई। बत्ती जलाई। बत्ती जलते ही अनुपमा चौंक गई। फटाफट बिस्तर से उठी और रिया को गोद में ले लिया। मैं रिया के लिए दाल बनाती हूँ, इसका खाने का समय हो गया है। अनुपमा को रोते देख रिया की दादी ने कहा, तुम रिया के साथ बैठो, दाल बनी हुई है, मैं दे जाती हूँ। रात शयन कक्ष में रिया के दादा और दादी के बीच वार्तालाप होता है कि आज रिया ने रितेश को पापा कहा। रितेश की उम्र विवाह योग्य है। ऑफिस का काम भी अच्छी तरह संभाल रहा है। रिया ने आज रितेश को देखकर पहली बार पापा कहा। रिया रितेश को पापा समझती है, उसी के साथ खुश रहती है। अगर रितेश की शादी अनुपमा के साथ हो जाए, सबके हित में रहेगा। रिया के दादा ने कुछ सोचकर कहा, बात तो उचित है कि घर की बात घर में रहे, इज्जत बाहर ना जाए। उन दोनों की रजामंदी तो चाहिए, उनको मनाना पड़ेगा। घर की सुख शांति और इज्जत के लिए बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि पहले ना नुकुर करेंगे, बाद में सब मान जाते हैं। कुदरत और समाज भी इसकी इजाज़त देता है। भाई की मृत्यु के बाद छोटा भाई भाभी के साथ विवाह करता है। बड़े बूढ़ों के साथ उनको बिठाना पड़ेगा। समाज की ऊंच नीच बतानी पड़ेगी। वो बच्चे हैं, उनको हर कीमत पर इस फैसले के लिए रजामंद होना ही पड़ेगा। दादी ने तो अपना फैसला दादा को सुना दिया। भाग्यवान, तेरी बात ठीक है। ये हमारा वाला पुराना समय नहीं है कि जब बच्चे चुपचाप अपने माता पिता की बात मानते थे। विवाह के लिए बड़े बूढ़े की लड़का लड़की देखते थे। लड़का लड़की एक दूसरे को विवाह के समय ही देखते थे। आज वो बात नहीं है। यदि रितेश की पसंद कोई और है, क्या उस पर अपना फैसला थोपना उचित होगा? दादी ने पलटकर कहा, तुम अपनी जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दोगे। अनुपमा इस घर में नहीं रहेगी तो उसका हिस्सा तो है। जवान है, रितेश की हमउम्र है। रिया उसको पापा समझती है। तुमको पहल करनी है। अनुपमा के माँ बाप के पास कल सुबह संदेश भेजो। अनुपमा से मैं बात करती हूँ। उसके माँ बाप से उस पर दबाव डलवाना तुम्हारा काम है। रितेश ने हम दोनों बात करेंगे। अपने छोटे मामा की बात बहुत मानता है। भाई से मैं बात करती हूँ। दादा और दादी का रितेश के साथ अनुपमा के विवाह के पीछे मुख्य कारण परिवार की अटूट संपत्ति है।
जिसका वे बंटवारा नहीं चाहते। उनका बड़ा बेटा पिछले वर्ष एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उसके विवाह को केवल 1 वर्ष हुआ था। अनुपमा गर्भ से थी। रिया ने शुरू से रितेश को ही देखा, उसी को पापा समझती है। हम उम्र रितेश और अनुपमा के विवाह में उनको कोई आपत्ति नहीं नजर आई। धर्म और समाज में ऐसे विवाह को मान्यता दे रखी है। रितेश और रानी कॉलेज से ही एक दूसरे के नजदीक थे। नजदीकियां प्यार में बदल चुकी थी। दोनों अपने परिवार से विवाह की अनुमति मांगते। तभी रितेश के भाई के निधन के कारण शोकाकुल वातावरण में बात नहीं हो सकी। बरसी के बाद ही कुछ हो सकता है। पिछले महीने बरसी भी हो गई। इधर रितेश के माँ बाप रितेश और अनुपमा के विवाह पर चर्चा कर रहे थे और उसी रात उसी समय रितेश और रानी भी अपने विवाह के लिए सपने देख रहे थे। अपने परिवारों से अनुमति लेने की बात कर रहे थे। यही सपने जिंदगी के कठिन रास्तों पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कुछ ऐसा ही रितेश और रानी सोच रहे थे। अगली सुबह का सबको इंतजार था। रितेश से पहले उसके माँ बाप बिस्तर छोड़ काम में जुट चुके थे। रितेश का छोटा मामा तड़के ही बहन बहनोई की सेवा में हाजिर थे। दादी ने रात सोने से पहले ही छोटे भाई को फोन कर दिया था। सुबह चाय की चुस्कियों में भाई को समझा दिया कि ये विवाह उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। घर की संपत्ति और इज्जत किसी भी हालात में दहलीज पार नहीं जानी चाहिए। समय की नजाकत देखते हुए छोटे मामा फटाफट अनुपमा के मायके पहुंच गए। सुबह सुबह बिना कोई इत्तला के अचानक छोटे मामा को देख अनुपमा के माँ बाप सोच में आ गए। झट से नाश्ते के इंतजाम में जुटे तो छोटे मामा ने बिना किसी औपचारिकता के अनुपमा और रितेश के विवाह का प्रस्ताव रखा। कुछ चुप्पी के पश्चात उन्होंने छोटे मामा से पूछा कि क्या अनुपमा से बात की? पहले तो आपकी रजामंदी होनी चाहिए, फिर अनुपमा से बात आप कीजिए। वक्त का तकाजा है। आप अनुपमा की उम्र देखें, मात्र 25 में विधवा। पूरी जिंदगी है। 1 वर्ष की बच्ची है। कुछ जिस्मानी जरूरतें होती हैं। प्रकृति के नियम हैं जिनको दबाना कुदरत के विरुद्ध है। हमारे समाज में एक विधवा का दूसरा विवाह आज भी लगभग असंभव है। अमेरिका यूरोप की बात और है, परंतु हमारा समाज, हमारी मान्यताएं भिन्न हैं। इन सब को ध्यान में रखकर जवान विधवा भाभी के साथ कुंवारे देवर के विवाह की प्रथा है। हमारे परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, आपको भी नहीं हो सकती, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अनुपमा की रजामंदी आप लीजिए, लेकिन उसको समझाना आपका कर्तव्य है। छोटे मामा के कथन में आदेश था। चलते चलते छोटे मामा ने कहा कि इस शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। यदि संभव हो तो मेरे साथ चलिए और लगे हाथ अनुपमा से भी बात कर लीजिए। छोटे मामा कोई समय नहीं देना चाहते थे जिससे कोई विघ्न पड़े। अनुपमा के माँ बाप कुछ सोचे उससे पहले छोटे मामा ने कहा, कार में बैठकर बातें कर लेंगे। चलिए। शून्य भाव से अनुपमा के माँ बाप छोटे मामा के साथ कार में बैठ गए। अनुपमा के रितेश के साथ विवाह का प्रस्ताव उनको भी भा गया। विधवा बेटी के पुनर्विवाह में अड़चन आ सकती है। आज तो उसके सास ससुर खुद विवाह को राजी हैं। यदि वे प्रस्ताव ठुकरा देते हैं तब तो हो सकता है कि उसको मायके जाने को कह दें। अनुपमा के भाई बहन क्या पूरी जिंदगी उसका साथ दे सकेंगे? कार में बैठे अनुपमा के माँ बाप इस निर्णय पर पहुंच गए।
कि अनुपमा के सुखमय भविष्य के लिए अनुपमा और रितेश के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। अनुपमा के घर पहुंचकर उसके सास ससुर से औपचारिकता पूर्ण बात हुई। अनुपमा की मां अनुपमा से बात करने उसके कमरे में चली गई और पिता रितेश के पिता से बातचीत करते रहे। अनुपमा प्रस्ताव सुनकर असमंजस में पड़ गई कि क्या उत्तर दे। आखिर बेटी की खातिर उसने हाँ कर दी। मात्र 25 की उम्र में विधवा होना किसी श्राप से कम नहीं है। पिता की कमी रिया को रहेगी। दोनों परिवारों ने रितेश और अनुपमा के रिश्ते को मान्यता दे दी। रितेश जब नाश्ते के लिए अपने कमरे से निकलकर बैठक में आया तो छोटे मामा सोफे पर बैठे चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे थे। मामा, आप कब आए? कहता हुआ रितेश अपने प्रिय मामा की बगल में बैठ गया। छोटा मामा और रितेश लगभग एक ही उम्र के हैं। सिर्फ 5 वर्ष का अंतर है दोनों की उम्र में। अतः दोनों में अच्छी और पक्की दोस्ती थी और एक दूसरे से घुले मिले थे। मुबारक हो रितेश, बहुत बहुत बधाई। बहुत क्या, लख लख बधाइयाँ। कहते हुए छोटे मामा ने रितेश का हाथ पकड़कर जोर से हिलाया। किस बात की बधाई दे रहे हो? रितेश ने छोटे मामा के हाथ से अखबार लिया और सुर्खियां पढ़ने लगा। भाई, तुम्हारी शादी की बधाई दे रहा हूँ। मामा, मजाक करने के लिए सुबह सुबह और कोई समय नहीं मिला क्या? मजाक नहीं, सही कह रहा हूँ। हमने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। शादी मेरी और मुझे नहीं मालूम। मामा, मुझे खींचो मत। लो, इसमें खींचने की क्या बात है? सचमुच में हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। मेरे से बिना पूछे। रितेश अभी भी छोटे मामा का मजाक ही समझ रहा था। तभी रितेश के माता पिता भी बैठक में आ गए और अनुपमा को नाश्ता लगाने को कहा। इससे पहले रितेश कुछ समझ सकता, उसके माता पिता दोनों एक साथ बोले, छोटे मामा तुमसे मजाक नहीं कर रहे थे। यही हमने सोचा है और दोनों परिवारों की रजामंदी भी इसी में है। हमने तुम्हारा विवाह अनुपमा के साथ तय किया है। अनुपमा सुनकर रितेश स्तब्ध रह गया। पर माँ, वो तो मेरी भाभी है और आपने मेरे से पूछा भी नहीं। रितेश ने विरोध जताते हुए कहा। रितेश, कुछ बातें घर के बड़े तय करे, उसमें सबकी भलाई होती है। विवाह जैसे गंभीर मामले में बड़ों की राय सदा गुणकारी और लाभदायक होती है। हमारे परिवार में शादियां हमेशा बड़े बूढ़ों ने तय की है। पिताजी की आवाज में एक तरह से आदेश था, परंतु आजकल हर कोई अपनी पसंद से विवाह करता है। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों से पसंद पूछी जाती है। लव मैरिज में ही सबसे अधिक तलाक होते हैं, जहां माँ बाप शादी तय करते हैं, जोड़े निभाते हैं और पूरी जिंदगी का सफर मिलकर तय करते हैं। कहीं झगड़ा होता भी है तो बड़े बूढ़े मार्गदर्शन करते हैं और सुलह हो जाती है। लव मैरिज में जरा सी खटपट हुई नहीं, तलाक की नौबत हो जाती है। दोनों में सुलह कराने कोई बीच में नहीं पड़ता। पापा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और आपसे उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। प्रेम शादी से पहले नहीं, बाद में होता है। जिसे तुम प्यार कहते हो वो सिर्फ आकर्षण होता है। मेरा और तुम्हारी माँ का प्रेम आज तक कायम है और हर रोज गाढ़ा होता है। तुम अपने चहेते छोटे मामा से पूछो कि क्या वो तुम्हारी छोटी मामी से प्यार नहीं करता है। छोटे मामा ने हाँ में हाँ मिलाई। रितेश, जीजाजी बिल्कुल ठीक कहते हैं। असली प्रेम क्या होता है, उसकी अनुभूति विवाह के बंधन में बंधने के बाद होती है। हर रोज एक नया और ताजा प्रेम। भांजे, जीजाजी की बात में दम है।
जीजा जी की सुझाई थी तुम्हारी मामी। एकदम शुद्ध देसी घी है तेरी मामी। मामा तुम भी पापा की हाँ में हाँ मिला रहे हो, मेरी तो सुनो। हमने सबके भले की सोच कर ही ये निर्णय लिया है। तुम और अनुपमा एक उम्र के हो, दोनों सुंदर हो। रिया तुम्हें अपना पिता समझती है, लेकिन मैं अनुपमा को भाभी की तरह देखता हूँ। रितेश ने रिश्ते को नकारने के लिए कहा। रितेश, तुम पत्नी की तरह देखो, अनुपमा अब तुम्हारी पत्नी है। बस शुभ मुहूर्त निकलवा कर तुम दोनों की शादी होनी है। तब तक समय है पत्नी की तरह देखना आरंभ करो, क्योंकि यही हमारे परिवार के हित में है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी इज्जत और दौलत कहीं बाहर जाए। कभी कभी अपना जीवन परिवार के लिए कुर्बान करना पड़ता है। हर ख्वाहिश पूरी हो ये जरूरी नहीं। आज तुम किसी से शादी करना चाहते हो, यदि तुम्हारा भाई जीवित होता तब जरूर तुम्हारी चाहत संपूर्ण होती, परंतु अब हालात कुछ अलग है। अपना नहीं परिवार का सोचना है तुम्हें। रितेश के माँ बाप ने अंतिम शब्द कह दिए। रितेश मजबूर हो गया। वो गुमसुम रहने लगा। माता पिता समझते थे कि एक बार शादी हो गई तब धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रितेश का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसके दिल दिमाग में रानी बसी हुई थी। कैसे उसके स्थान पर भाभी अनुपमा को बिठाए। रानी को भूलना आसान नहीं था। रानी से एक दो बार मिला। रानी कहती रही, रितेश सुनता रहा। घर छोड़कर रानी के साथ भागकर अलग दुनिया बसाने का ख्याल आया, परंतु रानी ने समर्थन नहीं दिया। जब हमने प्यार किया है तो डरे क्यों? सबके साथ सबके सामने विवाह के बंधन में बंधेंगे। पूरी जिंदगी भगौड़ा नहीं बनना। रानी घर छोड़कर भागकर शादी करने के पक्ष में नहीं थी। रितेश मेरे परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा है। मैं भागकर अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा और इज्जत पर बट्टा नहीं लगाऊंगी। रानी उसके साथ भागने को तैयार नहीं थी। रितेश के माता पिता अनुपमा के साथ विवाह को आतुर थे। वे रानी को बहू बनाने को तैयार नहीं थे। उनकी अपनी मजबूरी थी। रानी का साथ ना मिलने पर मजबूर रितेश भाभी अनुपमा के साथ पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर विवाहित हो गया। 7 फेरे और 7 वचन अनुपमा के साथ ले रहा था, लेकिन उसकी आंखों के आगे रानी का खूबसूरत चेहरा आ रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो 7 फेरे अनुपमा के साथ नहीं, बल्कि रानी के साथ ले रहा है। वास्तविकता कुछ अलग थी। विधवत रूप में उसने अनुपमा को पत्नी स्वीकार किया। घर में सभी प्रसन्न थे कि घर की इज्जत घर में रही और व्यापार का भी बंटवारा नहीं हुआ। रितेश के माता पिता और छोटे मामा सबसे अधिक प्रसन्न थे। रितेश का मन कहीं और, तन कहीं और। वो क्या कर रहा है उसे खुद एहसास नहीं। बस जैसा परिवार चाह रहा था करता रहा। एक रानी का आसरा था, वो भी साथ निभाने को तैयार नहीं हुई। लेकिन मन मस्तिष्क से भूल जाना भी इतना आसान नहीं था, और जो जीवन संगिनी बनी उसे दिल में बसाना आसान नहीं था। रात कमरे में रितेश पंखे को टकटकी लगाकर देख रहा था। करवट बदली और जिस्म अनुपमा के जिस्म से मिला। मन में रानी के ख्वाबों के साथ अनुपमा को बाहों में लिया। तन अनुपमा के साथ मिल गया, परंतु मन रानी में उलझा हुआ था। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि प्रेम के पलों में वो रानी बुदबुदा गया। एक पल को रानी शब्द सुनकर अनुपमा का जिस्म सुन्न हो गया। उसका मन भी विचलित हो गया कि रितेश के मन में आज भी रानी बसी है। क्या उसकी शादी महज
औपचारिकता है। अभी तो तन ही जुड़ा है, मन कब जुड़ेगा। अनुपमा ने समय पर छोड़ दिया। समय ही घाव देता है और मरहम भी वो ही लगाता है। शादी के 1 साल बाद विधवा हो गई और अब फिर सुहागन। समय की ताकत का उसे अंदाजा बखूबी इस छोटी उम्र में हो चुका था। उसने रितेश से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि प्रेम में रितेश रानी बुदबुदाता है। वो समझ गई कि रानी अभी भी रितेश के दिल में है। रितेश के साथ तन का संबंध तो गाढ़ा हो गया, परंतु मन एक होने में कुछ और समय लगेगा। 1 वर्ष बीत गया, रानी का भी विवाह हो गया। रिया का भाई रोहन दुनिया में आ गया। परिवार में खुशियां छा गई। माता पिता की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। एक पौत्री और एक पौत्र के साथ परिवार संपूर्ण हो गया। उससे अधिक खुशी इस बात की थी कि रितेश अनुपमा के करीब आ गया था। उसका ध्यान अपने से अधिक रखता था, हर छोटी बड़ी बात की फिक्र रखता। अनुपमा भी अस्वस्थ थी कि रितेश देर से सही मन से भी उसके समीप आ रहा है। बीतते समय के साथ रितेश का मन अनुपमा में रम गया। तन के साथ मन भी जुड़ गया। अनुपमा ने कभी रितेश से रानी का जिक्र नहीं किया। अपने दाम्पत्य जीवन और गृहस्थी में कोई विघ्न नहीं लाना चाहती थी। अब उसने रानी कहना भी छोड़ दिया था। विवाह के पहले साल कई बार प्रेम में रानी शब्द रितेश ने बुदबुदाया, परंतु रानी के भी विवाह के बाद रितेश को रानी से कभी मिलने की उम्मीद समाप्त हो गई थी और मन भी अनुपमा के साथ जुड़ गया। विवाह के बाद विचलित मन के कारण रितेश अनुपमा के साथ हनीमून पर नहीं गया। फिर अगले वर्ष पुत्र रोहन के जन्म के कारण वर्ष बीतते गए। इन 5 वर्षों में छोटे बच्चों के कारण कभी घूमने नहीं निकले। पहले रितेश की मनोदशा और फिर कभी छोटे बच्चों के कारण या फिर काम की व्यस्तता। आज 5 साल बाद रितेश ने अनुपमा के साथ हिल स्टेशन घूमने का प्रोग्राम बनाया। अनुपमा खुशी से झूम उठी कि उसकी तपस्या और मौन रहने का फल मिल रहा है। लंबी कठिन परीक्षा का रिजल्ट आया है। 100% अंकों के साथ सुबह के 5:30 बजे ट्रेन देहरादून पहुंच गई। ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर अनुपमा बच्चों और सामान के साथ खड़ी थी। रितेश टैक्सी वाले से बात कर रहा था। अनुपमा की नज़र दूर खड़े एक ग्रुप पर पड़ी जो अपनी कार के आने का इंतजार कर रहा था। उनको लेने वाली उनकी कार लेट हो गई थी और एक युवक कार के ड्राइवर से लड़ रहा था कि उसने खामखा सुबह सुबह प्लेटफॉर्म पर परेड करवा दी और खड़े खड़े इंतजार करवा रहा है। ग्रुप में एक लड़की पर नजर पड़ी और दिल धड़कने लगा। ये तो रानी लग रही है। घूर कर देखा, बिल्कुल ठीक पहचाना, ये रानी ही है। क्या ये भी मसूरी जा रही है? सोचकर अनुपमा परेशान हो गई कि कहीं आमना सामना हो गया फिर क्या होगा। रितेश क्या करेगा? जिस मन का जुड़ाव बहुत मुश्किल से हुआ उसका क्या होगा? तभी रितेश ने अनुपमा का हाथ पकड़ा। अरे सुबह सुबह नींद नहीं खुली क्या? क्या सोच रही हो? टैक्सी में बैठो। सामान रख दिया और बच्चे भी टैक्सी में बैठ गए। रितेश और अनुपमा टैक्सी में बैठे और टैक्सी मसूरी की ओर रवाना हो गई। अनुपमा ने चैन की सांस ली कि रितेश ने रानी को नहीं देखा। 1 घंटे के भीतर मसूरी के रिजॉर्ट में पहुंच गए। खूबसूरत छोटी छोटी कॉटेज बनी हुई थी। एक छोर की कॉटेज में रितेश और अनुपमा ठहरे। थकान के कारण दोनों बच्चे सो गए। कॉटेज के बाहर लान में रितेश बैठ गया और सामने प्रकृति का सौंदर्य निहार कर मुग्ध हो गया।
एक लंबे अरसे के बाद सुकून के साथ रितेश छुट्टियां व्यतीत करने आया। अनुपमा नहाकर लॉन में आई और रितेश के गले में बाहें डालकर उस पर झुक गई। काले घने बाल उसके मुख पर बिखेर दिए। अनुपमा, हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए? प्रकृति का सौंदर्य, सफेद आते जाते बादल, गुलाबी ठंडक मौसम में रोमांस दिल में अपने आप उमड़ने लगता है। जनाब को फुर्सत ही नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो मौसम प्रकृति के सौंदर्य का लुत्फ लीजिए। अनुपमा खुले बालों में कयामत ढा रही हो। दोनों के प्रेम वार्तालाप में ब्रेक बच्चों के उठने के साथ लगा। दोनों कमरे में मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाने लगे। अनुपमा भागकर बच्चों के पास गई। रितेश भी नहाने के लिए चला गया। रितेश के बाद दोनों बच्चे रिया और रोहन भी नहाकर तैयार हो गए। इस तरह रानी और रितेश दोनों ने अपनी जिंदगी में समझौता कर लिया और दोनों ने इस समझौते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।